अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार अयाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलामुअलैकुम सर, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर वाफियत से होंगे। तो सर ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीएम केपी को लेकर। तो गंडापुर का बाजोड़ और दीगर इलाकों में ऑपरेशन के हवाले से जो बयान सामने आया है, उनके बयान से लगता है कि वो ऑपरेशन को लेकर ऑन बोर्ड है। आप क्या कहेंगे? क्या मामला है? मुझे नहीं समझ आती कि गंडापुर क्या कर रहे हैं। एक दिन वो कहते हैं कि मुझे केपी में फ़ौज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हुँ, मैं उनके दफ़ा 144 फ़ौज के और तमाम इख्तियारात ख़त्म करता हूँ और आइंदा कोई भी कर्फ्यू होम डिपार्टमेंट की इजाज़त से के बगैर नहीं लगेगा। और केपी की पीटीआई जो है वो एक एलामिया जारी करती है कि 15 दिन के अंदर फ़ौज को केपी से निकाल दिया जाए और दहशतगर्दी के खिलाफ कोई ऑपरेशन फ़ौज नहीं करेगी। एक दिन का ये मंज़रनामा है, हमें गंडापुर की पहले एलामिया आता है, फिर गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, फिर हमें ऑफ द रिकॉर्ड फ़ौज का रद्द-ए-अमल भी आता है, जिसमें वो कहते हैं कि सूबा सँभाल सकते हैं तो सँभाल लें, अब हम कोई ज़बरदस्ती तो वहाँ नहीं बैठे हैं, आईनी कानूनी तौर पे बैठे हैं। हमने पिछले वीलॉग में बताया कि एक कानून बना हुआ है जिसका जो केपी असेंबली ने पास किया हुआ है, तहरीक-ए-इंसाफ की, तो वो जो आर्म्ड सिविलियन एंड आर्म्ड वाला, जिस पर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, तो सब कुछ कानूनी हुआ है और पीटीआई ने किया हुआ है, कोई एमएमए ने नहीं किया, कोई एएनपी ने नहीं किया। अब आज उन्होंने ऑपरेशन के हक में बयान दे दिया और पैंतरा बदल दिया। हुँ। अब यहाँ तो लगता है कि मेरा मतलब है कि बाजू मरोड़ा गया है। सॉफ्टवेयर अस अपडेट। एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बताया है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर हम ये करेंगे। आप ये करेंगे तो फिर हम ये करेंगे, तो फिर ये करेंगे। फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। वो फिर जब सब कुछ बताया है तो फिर वो दोबारा उन्होंने पैंतरा बदल लिया है। अब गंडापुर की हालत भी ये है कि वो एक दिन पीटीआई में के इमरान खान के नैरेटिव के साथ होते हैं और एक दिन फ़ौज के नैरेटिव के साथ होते हैं, 2 किश्तियों के सवार हैं। और बुज़ुर्गों ने हमें बताया है कि 2 किश्तियों का सवार डूब जाता है, अब ये तैर रहा है। ये 2 किश्तियों का सवार पिछले 1 डेढ़ साल से अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब है। जब इसको ज़रूरत होती है, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो जाता है, जब ज़रूरत होती है, इमरान खान की तरफ हो जाता है। ना ये इमरान खान का सक्का है, ना ये एस्टेब्लिशमेंट का सक्का है। ये अपनी कुर्सी का सक्का है और कुर्सी बचाना चाहता है। वो किसी कीमत पर भी बच जाए। देखिए ना, या तो आप मुकम्मल तौर पे फ़ौज के साथ हो जाएँ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाएँ, या आप पीटीआई के साथ हो जाएँ। आप एक दिन फ़ौज को गालियाँ निकालते हैं क्योंकि आप पीटीआई के साथ खड़े होना चाहते हैं। एक दिन आप जो है फ़ौज की हिमायत में बयान दे देते हैं क्योंकि आपको अपनी कुर्सी खतरे में नज़र आती है। तो ये 2 काम कैसे चल सकते हैं और ये तहरीक-ए-इंसाफ की क्या सियासत है, ये समझने की ज़रूरत है। ये दो अमली, ये तज़ाद, ये मुनाफ़िक़त, ये कोई तहरीक-ए-इंसाफ, क्योंकि बहरहाल वो इमरान खान के वोटों से वज़ीर आला है। हुँ, एस्टेब्लिशमेंट के वोटों से तो वज़ीर आला नहीं है। हुँ। इमरान खान बयान दें कि उनको हटा दिया। आज उन्होंने ऑपरेशन के हक में बयान दे दिया। उनका वीडियो बयान ऑपरेशन के हक में आ गया। उन्होंने कहा फ़ौज को कार्रवाई करनी चाहिए जहाँ ज़रूरत हो, तो जी। इमरान खान हटा दें उनको। बयान कर दें, प्रेस रिलीज़ दे दें कि गंडापुर 24 घंटे में इस्तीफ़ा दे। अगर ये प्रेस रिलीज़ दे सकते हैं कि फ़ौज 15 दिन में केपी में निकल जाए, तो ये प्रेस रिलीज़ क्यों नहीं आ सकता कि गंडापुर 14-15 दिन में इस्तीफ़ा दें या 8 दिन में इस्तीफ़ा दें? क्योंकि गंडापुर के जाने से पीटीआई का इक़्तिदार चला जाता है और वो कहते हैं इक़्तिदार बचना चाहिए, जिस भी सूरत में बच जाए। फिर हम ये समझेंगे इमरान खान ने गंडापुर को कहा है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाओ, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ हमारे साथ मिल जाओ, और ये खेल इमरान खान की मर्ज़ी से हो रहा है। फिर तो यही समझ आती है। बहरहाल दिलचस्प सूरत-ए-हाल है, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा। मुज़म्मिल साहब, सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प है। खान साहब के जो बच्चे हैं वो वाशिंगटन में उनकी रिहाई के लिए मुहिम चला रहे हैं। फिर हमने देखा कि कासिम का इंटरव्यू के जिसमें उन्होंने जो रिचर्ड गरनाल के साथ मुलाकात हुई थी उसको काफ़ी मस्बत करार दिया। और फिर अब ये जो सफ़र है एब्सोल्यूटली नॉट से प्लीज़ इंटरवीन तक का, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है मौजूदा मंज़रनामे में कि क्या अमरीका खान साहब की रिहाई के लिए मुदाखलत करेगा? नहीं, मुझे लगता है कासिम और सुलेमान का दौरा-ए अमेरिका एक नाकाम दौरा है। देखें, वो अमेरिका का कोई प्राइम टाइम शो नहीं हासिल कर सके। वो अमेरिका के किसी बड़े सहाफ़ी ने उनका इंटरव्यू करना मुनासिब नहीं समझा। वो अमेरिका के किसी नामवर सेनेटर को नहीं मिल सके। वो किसी हुकूमती ओहदेदार को नहीं मिल सके।
लिहाजा मैं उसको एक नाकाम दौरा अमेरिका कहता हूँ, क्योंकि वो उनके जो मकासद थे और अहदाफ थे वो हासिल नहीं हुए। इसीलिए वो 2 दिन में वापस चले गए। शायद उसकी एक वजह ये भी थी कि जब वो पहुँचे, तो सेनेट और हाउस ऑफ जो कांग्रेस दोनों के इजलास यकदम ख़त्म हो गए और वहाँ उनके लिए कोई भी नहीं था। और जो उनका कैपिटल हिल में खिताब का प्रोग्राम था, वो भी मनसूख हो गया। कोई इंटरव्यू भी नहीं हुआ, किसी ने मुलाकात भी नहीं की। तो मेरे ख़्याल में एक नाकाम दौरा अमेरिका था। जो अहदाफ थे वो हासिल नहीं हो सके। इसलिए मुझे लगता है कि जो इसीलिए खान साहब ने कल कहा कि उनकी तहरीक को लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं। मुज़म्मिल साहब, ये सवाल मैं आपसे करूँगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि कहा जाता है कि जो खान साहब के बच्चे हैं, वो सियासी तहरीक को लीड नहीं करेंगे। तो उनकी जानिब से ये जो कहा गया है कि पाकिस्तान में आमरीत का निज़ाम है और जो आर्मी चीफ हैं, वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख़्याल में ये ऐसे ही है जैसे तोते को कोई सबक पढ़ा दिया जाए। उनका अपना इंटेलेक्ट लेवल तो इतना नज़र नहीं आया। मेरा मतलब है कि हम देखें कि वो खुद कोई दानिशवराना गुफ्तगू किसी जगह उन्होंने ऐसी की हो जिसमें स्पार्क नज़र आया हो। उनकी कोई आपने पब्लिक अपीयरेंस नहीं कराई जिससे हम ये जज कर सकें कि वो एक लिखा पढ़ा स्क्रिप्ट है जो वो पढ़ सकते हैं। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन आसिम मुनीर साहब की नहीं हो सकती। पाकिस्तान के आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। उनके वालिद ने ज़रूर जनरल बाजवा को ये ऑफ़र की थी, उस वक़्त भी आइन में गैर मुअय्यना मुद्दत की एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो अगर कासिम या सुलेमान ने पाकिस्तान का आइन पढ़ लिया होता तो उनको पता होता कि एक्सटेंशन की एक मुद्दत होती है और उस मुद्दत की ही तौसीह हो सकती है। और उनके अपने वालिद साहब ने आर्मी चीफ़ को तौसीह दी थी और अगली वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक देना चाहते थे। तो या तो ना उनके वालिद ने ज़िंदगी में किसी को तौसीह नहीं दी और उनका तौसीह के हवाले से एक स्टैंड है, जी। तो वो कहें कि जी तौसीह तो नहीं होनी चाहिए मेरे वालिद की ज़िंदगी में। तो आप देखें उनके वालिद तो खुद तौसीह देते रहे हैं आर्मी चीफ़ को और बाप कहते रहे हैं और आर्मी चीफ़ के सर पे नाचते रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में वो अपने वालिद की पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ लें। और दूसरा जो वो कह रहे हैं आमरीत का निज़ाम है, ये उन्होंने लगता है अपने वालिद साहब के कुछ ट्वीट पढ़े हैं और उन ट्वीट्स से उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो की है। शायद उन्हें पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा नहीं है, कभी वो पाकिस्तान अब देखें ना उनके आने पर ये तनाज़ा भी पैदा हो गया कि वो आकर सिर्फ़ वालिद से मुलाकात करेंगे या सियासी तहरीक को लीड करेंगे। पहले तो आपको पता है हमें बताया गया था कि वो अमेरिका से कांग्रेसमैन और सेनेटर्स की एक बड़ी तादाद के साथ पाकिस्तान लैंड करेंगे। अब वो वहाँ से नामुराद लौट गए हैं। अब हुँ। वो लंदन से जब आएँगे, तो सीधा बाप को मिलेंगे या कोई जलसा करेंगे, जुलूस करेंगे, क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग जो है वो फ्लॉप हो गई मुज़म्मिल और साहब फ़िल्म का जो पहला शो ही है, वही नाकाम हो गया। मुज़म्मिल साहब, सवाल बड़ा सीधा है। खान साहब ने कहा है कि उनके जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान नहीं आएँगे, मैंने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। लेकिन उनकी जो फूफो है अलीमा खान, वो कह रही हैं कि खान साहब ने उनको पाकिस्तान आने से रोका नहीं है, बल्कि सिर्फ़ ये कहा है कि जो एहतजाजी तहरीक है आप उसको लीड नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि फूफो सही कह रही हैं या जो वालिद साहब हैं वो सही कह रहे हैं? आएँगे या नहीं आएँगे? देखिए, मेरा तो अभी भी गेस है वो नहीं आएँगे। उनकी वालिदा उन्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहेंगी, फूफो ख़ाँ चाहें भी तो नहीं डालना चाहेंगी। और मेरे ख़्याल में इमरान खान को अपनी एक्स वाइफ़ का अंदाज़ा है जमाइमा का कि वो बच्चों के हवाले से कितनी पॉसेसिव हैं और उन्होंने बच्चों को कभी बाप के नेड़े नहीं लगने दिया, बाप के करीब नहीं आने दिया, बाप को बहुत ज़्यादा अरसा मिलने नहीं दिया और वो खुश भी नहीं थीं बुशरा बीबी से इमरान खान की शादी पे। लिहाज़ा मुझे अभी भी मुश्किल लगता है कि वो यहाँ पाकिस्तान आएँ और आकर कोई तहरीक की क़यादत करें, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। 24 घंटे के लिए आके बाप को मिल के चले जाएँ, उसके भी बहुत कम चांसेस हैं। बगैर जैसे वो लंदन में देखें ना जी, लंदन में मोहित जी। पीरज़ादा, शहबाज़ गिल और शाहीन शबाई और जितने पीटीआई के वॉरलॉर्ड्स हैं, ये सारे अब कासिम और सुलेमान को मिलने की ख़्वाहिश का इज़हार करते रहे कि हम वो वजाहत भी और सारे शमी सईद भी कि हमें एक वीलॉग मिल जाए, हमारे व्यूज़ बन जाएँगे, हमें एक पॉडकास्ट दे दें, हमें एक इंटरव्यू दे दें, वो किसी को भी नहीं मिले। और लंदन में भी इमरान, रियाज़ खान, साबिर शाकिर, आदिल राजा सारे पीटीआई के वॉरलॉर्ड्स बैठे हैं। वो इनमें से भी किसी को मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो वो पाकिस्तान आके क्यों किसी को मिलेंगे? लिहाज़ा मुझे नहीं लगता कि वो कोई सियासत में या तहरीक चलाएँगे। मेरे ख़्याल में ये बस इतना ही है कि वो अपने वालिद शहीदों में नाम लिखा रहे हैं कि अच्छा अब्बू हमने आपके लिए कुछ किया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
एक खबर ये भी है कि हसास इदारों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक रिपोर्ट पेश की है और उसमें बताया गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले हैं, वो 5 अगस्त को 9 मई से भी ज़्यादा तबाहकुन हालात पैदा करेंगे और सूरत-ए-हाल कंट्रोल से बाहर हो सकती है। आपकी क्या राय है? ये ख्वाहिश तो हो सकती है तहरीक इंसाफ की, वो इसकी प्लानिंग तो कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो इसकी प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे, वो कहते हैं हमने 5 अगस्त को सरप्राइज़ देना है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। मैं कहूँ कि जी अगर उन्होंने लाहौर में कोई सरप्राइज़ देना है तो उन्हें 5000 बंदा अवेलेबल है, 2000 मुझे नहीं लगता। पंजाब के किसी शहर में सरप्राइज़ देने के लिए हाँ, कोई 10, 20, 50 लोग तो शायद वो इकट्ठे कर सकते हैं, पर अभी तो 500 हज़ार की गेम में भी नहीं है पीटीआई। लिहाज़ा वो कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई तो कर सकते हैं, कोई अवामी रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता आप कोई इमरान खान के लिए अपनी ज़िंदगी तबाह करेगा। पहले जिनकी तबाह हुई है, आप उनके घरों में जाकर तो देखें, हुँ। बच्चे खून के उनके घर वाले खून के आंसू रो रहे हैं। मैं खुद एक ऐसे घर को जानता हूँ, जिनका बच्चा कोर कमांडर के घर के अंदर था और घर से इनकलाब लाने निकला हुआ था और आज के उसके घर वाले और वो खून के आंसू रो रहे हैं और तहरीक इंसाफ से कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। लिहाज़ा मुझे नहीं लगता ये प्लानिंग, ये ख़्वाहिश ये पीटीआई की हो सकती है, ये इमरान खान की ख़्वाहिश हो सकती है। उसने ऐसी हिदायत दी हों, मैं ये मानता हूँ। हुँ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है कि वो इस वक़्त केपी में तो कुछ कर सकते हैं, पंजाब सिंध में नहीं कर सकते। एक खत की बात करेंगे उमर अयूब के बाद शिबली फराज ने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा है और जो 9 मई के मुकदमात हैं उसका असर नो जायजा लेने का मुतालबा किया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस खत से कोई फायदा होगा? देखिए, उनको एतराज़ ये है कि 9 मई के मुकदमात के ट्रायल रात देर तक चल रहे हैं और दिन-ब-दिन और बहुत तेज़ चल रहे हैं। ज़रा वो बताएँ, जब नवाज़ शरीफ के केस पे मॉनिटरिंग जज लगाया हुआ था और वो जज कहता था इतवार वाले दिन भी केस सुनें, हुँ। रात तक सुनें। और सारी तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती थी कि नवाज़ शरीफ को क्या एतराज़ है अगर केस तेज़ चल रहा है, समझिए जल्द इंसाफ मिल रहा है। तेज़ केस चलना तो कोई बुराई नहीं है, हर केस तेज़ चलना चाहिए। अगर इमरान खान का के अगर नवाज़ शरीफ का केस छुट्टी वाले दिन भी सुनने के अहकामात दिए हुँ। गए हैं, तो वो नवाज़ शरीफ को खुश होना चाहिए, वो नाराज़ क्यों है इस बात पर कि मेरा केस तेज़ चल रहा है? तो भाई आज तहरीक-ए-इंसाफ को इस बात पर क्या एतराज़ है कि केसों की समाअत रात देर तक हो रही है? केस अपना ड्यू प्रोसेस पूरा कर रहे हैं, ये वो उसी तरह हो रही है जैसे नवाज शरीफ के केसों की समाअत रात देर तक हो रही थी, जैसे हनीफ अब्बासी के केस का फैसला आधी रात को आया था, जैसे बाकी केसेस की समाअतें रात तक, नून लीग के केसेस की समाअतें रात तक जारी रहती थी, वही ट्रेंड है। और रात को और जब इमरान खान को जमानत देने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 2 जज रात 10 बजे तक बैठे रहे थे, तब तो शिबली फराज और उमर अयूब ने खत नहीं लिखा था कि ये जज रात 10 बजे तक क्यों बैठे रहे इमरान खान को ज़मानत देने के लिए, इन्हें घर चले जाना चाहिए था। ये इमरान खान के इंतज़ार में लाहौर हाई कोर्ट रात 10 बजे तक क्यों खुला रहा? क्योंकि तब तो लाहौर हाई कोर्ट दामाद का हाई कोर्ट था ना। सुसर का जो दामाद था वो उनका वज़ीर था, लिहाज़ा हाई कोर्ट रात 10 बजे तक खुला रहता था। भट्टी साहब चीफ जस्टिस थे, उनका दामाद जो था वो पीटीआई का वज़ीर था, लिहाज़ा रात देर तक अदालतें खुलती थी। जब अदालतें रात देर तक पीटीआई की सहूलतकारी के लिए खुलें, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ठीक है। और अगर आपको सज़ाएँ देने के लिए खुलें तो आपको बड़ा एतराज़ है। यकसा निज़ाम इंसाफ़ होना, जब आपकी सहूलतकारी थी आपको तब भी इतराज़ करना चाहिए था कि हम नहीं देते ऐसी ऐसी ज़मानत जो रात को अदालत खोल के दी जाए। आप कहते जब जरताज गुल के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रात 12 बजे घर से आए थे, ज़मानत देने के लिए, तो आप तब भी कहते कि रात को क्यों वो घर से आए हैं जरताज गुल को ज़मानत देने के लिए? उनको आराम से सोना चाहिए, कल सुबह देखते ज़मानत होती या ना होती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब सहूलतकारी के लिए रात को अदालतें खुलें तो तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत पसंद है, हुँ। अच्छी लगती हैं। जब सज़ाएँ देने के लिए खुलें तो बुरी लगती हैं। ये दोहरा मेयार भी नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे जमात-ए-इस्लामी का हक दो बलूचिस्तान मार्च की। तो सर मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जो क़यादत है वो इस्लामाबाद जाएगी मुज़ाकरात के लिए। लेकिन असल सवाल ये है कि बीवाईसी को तो सर वहाँ जाने से नहीं रोका गया, जमात-ए-इस्लामी को जाने से रोक दिया गया। वजह क्या है? मेरे ख़्याल में जमात इस्लामी ने ठीक फ़ैसला किया है। हिदायतुर रहमान साहब को इस वक़्त बीवाईसी का ईंधन नहीं बनना चाहिए था। इस वक़्त उनका जो धरना या लॉन्ग मार्च था, वो बलोच यकजहती कौंसिल को सियासी ईंधन फ़राहम करता। उनकी मदद के लिए, उनकी सहूलतकारी बन जाता और जमात इस्लामी को उनकी सहूलतकारी नहीं करनी चाहिए थी।
जमात इस्लामी तो नहीं बीवाईसी के साथ या बीएलए के साथ खड़ी है। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब के गवादर के हवाले से जो मुतालबात हैं वो ठीक हैं कि गवादर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, नाके बहुत ज़्यादा हैं, रोज़गार के मौके नहीं हैं, माहीगीरों के लिए प्रॉब्लम्स हैं। मैं उन तमाम मुतालबात को बहुत जायज़ मुतालबात समझता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि तरीका यही है कि हुकूमत को भी हिदायतुर रहमान साहब की बात सुननी चाहिए। वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, गवादर के लोगों का एतमाद उनके साथ है, उन्होंने गवादर के लिए काम किया है, लेकिन उनको भी बीवाईसी का ईंधन नहीं बनना चाहिए और जमात इस्लामी को भी बीवाईसी का ईंधन नहीं बनना चाहिए। लिहाजा ये मुज़ाकरात अच्छी बात है, कामयाब हुए हैं। बाकी उनकी फेडरल गवर्नमेंट से मुलाकात होनी चाहिए, गवादर के मसाइल हल होने चाहिए, हम इस पर उनके साथ हैं। मुज़म्मिल साहब, बात करेंगे अदालती रिलीफ की, तो जमशेद दस्ती को अदालत की जानिब से बड़ा रिलीफ मिल गया है। हालांकि अगर देखा जाए कि तो ये जाली डिग्री वाला मामला है, ये कोई छोटी बात नहीं होती। क्या कहेंगे? अच्छा, अब देखें तहरीक इंसाफ के मंशूर में ये है कि उन्होंने मुल्क को एक नेक, पाक और क्लीन क़यादत फराहम करनी है। करप्शन से पाक, नालायकी से पाक एक वो कहते हैं कि हमने इस फरसुदा निज़ाम को ख़त्म करना है। अब जमशेद दस्ती तहरीक इंसाफ का इस वक़्त फेस बन गए हैं। वो कहते हैं कि उनको इमरान खान से वफ़ादारी की सज़ा मिली है। जी। वो मुझे बता दें तहरीक इंसाफ वाले 2010 में जब उनको जाली डिग्री पर सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था कि 1998 में जो उन्होंने मैट्रिक किया था, वो एमए इस्लामियात किया था, वो जाली था। एमए इस्लामियात जाली था। वो सुप्रीम कोर्ट में कुरान मजीद की पहली 2 सूरतें नहीं बता सके थे। ये 25 मार्च 2010 को हुआ। मैं आज की बात नहीं कर रहा। उस वक़्त तो आप बता दें कि क्या तब तो अभी तहरीक इंसाफ वजूद में भी नहीं आई थी जी। ना। अभी तो तहरीक इंसाफ का वजूद तो अक्टूबर 2010 में वो मीनार पाकिस्तान का जलसा हुआ ना। तो ये तो 25 मार्च 2010 को जाली डिग्री पे निकल गए थे। जी। फिर उन्होंने 20 मई 2002 को जब को एक मैट्रिक कर लिया डेरा गाजी खान के बोर्ड से। 1998 में एमए इस्लामियात कर लिया और 2002 में उन्होंने मैट्रिक कर लिया डेरा। ये पहला बंदा है जिसने एमए पहले किया है और मैट्रिक बाद में किया है। हुँ। ये सिर्फ ये जमशेद दस्ती कर सकता है और सिर्फ ये तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट कर सकता है हुँ। और कोई नहीं कर सकता कि 1998 में एमए इस्लामियात करेगा, 2002 में डेरा गाजी खान बोर्ड से मैट्रिक करेगा, वो भी डिग्री जाली साबित होगी। 16 जुलाई 2005 को एफए की डिग्री डीजी खान बोर्ड ने रिजेक्ट कर दी, जाली हो गई। 4 अक्टूबर 2019 को बहावलपुर यूनिवर्सिटी से दोबारा एफए बीए करने की कोशिश की, वो भी नहीं हो सका। पहले वो एफए कर चुके हैं 2005 में, फिर 2014 में दोबारा एफए बीए करने की कोशिश करते रहे। एक जाली डिग्रियों का अंबार है। फिर उन्होंने बीजेडयू मुल्तान में एलएलबी में दाखिला ले लिया बीए की डिग्री की बुनियाद पर जो जाली थी। मार्च 2025 में उनके मुखालिफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट की कि कराची बोर्ड ने 16 जनवरी 2019 की उनकी मैट्रिक की सनद जाली करार दी है और वो डिग्री जाली थी। अब सवाल ये है कि एक आदमी जितनी एक नहीं, 2 नहीं, 7 डिग्रियां जाली ने, मैट्रिक की डिग्री जाली है हुँ। और आज की नहीं वो मुसलसल जाली डिग्रियों पे इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। मुझे हैरानगी है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। शुक्र है उनकी रुकनीत बहाल नहीं की, अभी सिर्फ उन्होंने ज़िमनी इंतखाब रोका है, उनकी रुकनीत बहाल नहीं की। शायद जज साहब ने कहा मैंने पूरी फाइल पढ़ ली है। ये एक क्लासिक केस है। उनकी डिग्रियों का ना एक बिल्कुल चार्ट बना के ना पाकिस्तान के करिकुलम में पढ़ाना चाहिए कि जाली डिग्रियां कैसे हासिल की मैट्रिक जाती है। बाद में होता है। कैसे आप एमए पहले कर सकते हैं और मैट्रिक बाद में कर सकते हैं। ये साइंस आप सिर्फ जमशेद दस्ती से सीख सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि नाटशेल केस है, सिकंदर सुल्तान राजा ने जाली डिग्री पे निकाला है और सही निकाला है। तहरीक इंसाफ को शर्म आनी चाहिए कि इतनी जाली डिग्री वाले को टिकट देने की क्या जरूरत है। आप तो कहते हैं हमारा खंबा जीत जाता है, तो आप जाली डिग्री वाला खंबा क्यों खड़ा करते हैं? जब आपका ये मौकफ है कि वोट खान का है और हम खंबे को टिकट देंगे, खंबा जीत जाएगा, तो भाई किसी सही खंबे को टिकट दे दो ना। ये जाली डिग्री वाले खंबे को आपने जरूर टिकट देना है। जी। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी कीमती फीडबैक से आगाह कीजिएगा।